Hey guys, welcome to my channel Classes at Agarwal Academy. This is CMA Vishali Agarwal. तो आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, जो हमने लास्ट पार्ट छोड़ा था, जिसके अंदर हम तीन चीज बेसिकली कवर करने वाले हैं: एक्सेप्शनल आइटम्स, आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स के बारे में। मेनली ये तीन चीजें कवर करते हैं, हमारी पूरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपने पिछली वाली वीडियोस, जो मैंने लास्ट 2 वीडियोस बनाई थी, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने रेवेन्यूज पार्ट कवर करा था एंड सेकंड जिसके अंदर हमने एक्सपेंसेस पार्ट कवर करा था, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो गो एंड वॉच देम। वो बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, उसको देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से समझ आएगा। बाकी एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स के बारे में तो ये वीडियो है ही, डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर किसी को ये तीनों चीजों के बारे में भी समझना हो तो ये चीजें भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। आपको उन दोनों वीडियोस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और बाकी मेरी इस वीडियो के प्रॉपर नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब समझना शुरू करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हमारा एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देखो, अगर मैं एक्सेप्शनल आइटम्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को बोलूँ ना, इन शॉर्ट, तो ये हमारी जिंदगी के हादसे होते हैं। हादसे हमारी जिंदगी में कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अगर हादसा हमारी जिंदगी में अच्छा होता है तो हमें अच्छा अच्छा फील होता है, हमको लाभ होता है उससे। अगर हादसे खराब होते हैं तो ऑब्वियसली हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा नुकसान हो जाता है। तो एक्सेप्शनल आइटम्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये हमारी जिंदगी के हादसे होते हैं, बिजनेस के लिए कुछ हादसे हैं। तो हादसे हमारे कभी कभी होते हैं, ऐसा तो है नहीं रोज आपकी कोई ट्रेजेडी से मीट कर जाते हो। कभी कभी होते हैं लाइफ में, कभी कभी इनका डोज मिलता रहता है। और कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो आपकी करनी की वजह से होते हैं। आप कुछ ऐसा करते हो लाइफ में जिसकी वजह से वो हादसे हो जाते हैं, अच्छे या बुरे। और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास ऊपर आके सीधा बम फूटता है सिर के ऊपर, हमें पता ही नहीं होता ये कब कब में क्या हो गया, जिंदगी बदल जाती है। तो ये वही चीजें हैं। तो वो हादसे जो आपकी जिंदगी में आपकी वजह से हो रहे हैं, आपके कर्मों की वजह से हो रहे हैं, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो दीज आर एक्सेप्शनल आइटम्स। उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शनल आइटम्स होती हैं वो। और वो हादसे जिनका आके सीधा सिर पे बम फूटता है, हमारा कुछ लेना देना नहीं होता, हमारा कोई हाथ नहीं होता, तो वो होती है हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अच्छा, अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। इसको याद रखने का सिंपल तरीका था, हादसे होते हैं एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब इसको थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। देखो, ये जो एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, ये बेसिकली अनयूजुअल होती हैं। ठीक है, ये रोज रोज होने वाली चीजें नहीं होती हमारी लाइफ में, बिजनेस की लाइफ में कभी कभी होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये इतना बड़ा अमाउंट होता है, बेसिकली हमारी जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज होती है ना, उनका जो अमाउंट होता है उससे अगर कंपेयर करें तो इनका अमाउंट काफी लार्ज होता है। तो अगर काफी लार्ज होता है तो हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर भी ये इम्पैक्ट जरूर छोड़ता है। फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या हो गए, हमारे प्रॉफिट या लॉस, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। ठीक है, इसका जो अमाउंट होता है दैट इज मटीरियल। इसका अमाउंट मटीरियल होता है, क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा है। आपके जो बिजनेस के यूजर्स हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, आपका बैंक हो गया, आपके इन्वेस्टर्स हो गए, आपके शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, हर को आपके बिजनेस से लेना देना है, क्योंकि उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट आपके बिजनेस में जरूर छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये इस चीज की इंफॉर्मेशन देना उन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा अमाउंट है उनसे छुपा लोगे तो उनके आगे आपके बिजनेस की एक फॉल्स इमेज जाएगी, विच इज रॉन्ग। तो इसलिए हमको बिजनेस की एक सही इमेज देने के लिए इन चीजों का अमाउंट जो होता है वो उनके आगे डिस्क्लोज करना ही पड़ता है। मटीरियल होता है विच इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली मटीरियल की डेफिनेशन यही होती है कि द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हमारे शेयर होल्डर्स हो गए जो उनके डिसीजन पे फर्क डाल दें। ठीक है, उसके बाद देखो, ये फर्स्ट सेकंड पॉइंट तो बेसिकली दोनों के लिए सेम थे। ठीक है, क्योंकि ये चीजें नॉन रेगुलर होती हैं, नॉन रेकरिंग होती हैं, ये तो दोनों के लिए कंप्लीटली सेम है। उसके बाद इसका जो मेजर डिफरेंस आता है वो आता है कि जो एक्सेप्शनल आइटम्स होती है ना, ये हमारी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से होती हैं। जैसा मैंने कहा, इन एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं आपका हाथ होता है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आपके बिजनेस चलने की वजह से ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, बट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होती है ना, उसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। बेसिकली अगर हम अधिकतर केसेस में ये देखते हैं कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और ये कंपनी की नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से नहीं होता। आप काम कर रहे हो, चलते चलते आप चले जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ चीजें बीच में ऐसी इंटरफेयर हो गई आपके बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से आपके बिजनेस को या तो बहुत फायदा हो गया या बहुत नुकसान उठाना पड़ गया। तो ये
अकर नहीं करते ड्यू टू कंपनीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर, ये इसका डिफरेंस था। एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दोनों नॉन रेकरिंग होती हैं, दोनों का अमाउंट काफी बड़ा होता है, या तो ये हमको प्रॉफिट देती हैं या फिर ये हमको लॉस देती हैं। उसके बाद इनका जो अमाउंट है वो मटेरियल होता है, और एक्सेप्शनल आइटम्स जो होती हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से होती हैं, जबकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से नहीं होती। इसको इनके देखिए, एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर पहले एक्सेप्शनल आइटम्स को कवर करते हैं, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी को कवर करेंगे। एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर हमने बोला राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? देखो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है आपके स्टॉक की, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो अगर आप उस स्टॉक को मार्केट में बेचना जाओगे ना, तो उसके आपको कितने पैसे मिल जाएंगे, कितने पैसे तक आप उस स्टॉक को बेच पाओगे। अब आपने किसी प्राइस से खरीदा था, मान लो वो जो प्राइस था, ठीक है, जिसपे आपने खरीदा था, हो सकता है थोड़े टाइम बाद आपके पास इन्वेंट्री अभी पड़ी हुई है आपके बिजनेस के अंदर, बट धीरे धीरे क्या हुआ, ड्यू टू टाइम ना, या फिर कुछ भी रीजंस की वजह से उस वैल्यू में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। आपने देखा कि ठीक है, मैंने तो इतने का खरीदा था, पर आज अगर मैं इसको स्टॉक को मार्केट में बेचूं ना, तो ये बहुत सस्ते दामों में बिक जाएगा। तो दिस इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये तो हो गया एक केस। सेकंड केस ये हो गया, आपने खरीदा उतने का, तो हो सकता है ड्यू टू सर्टेन फ्यूचर इवेंट्स आपके स्टॉक की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए मार्केट में अंदर। तो बेसिकली मैंने बोला था या तो प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा। ठीक है, तो आपने क्या करा, हमको क्या करना होता है ना, बेसिकली देखो, हमारे को जो भी हमारा स्टॉक होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसको या तो हम अपनी बुक्स में कॉस्ट पे या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, जो इन दोनों में से लोअर होती है, उस पर रिकॉर्ड करते हैं। अब आपने देखा, देखो थोड़े बहुत अमाउंट से हमें फर्क नहीं पड़ रहा अगर गिरी, हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा गिर गया यार अमाउंट, तो अब क्या होगा, अब हम उस वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू को हमें कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, उस स्टॉक की वैल्यू को नेट रियलाइजेबल वैल्यू तक ले आए। उसके बाद आपका कोई बैड डेट था, बैड डेट बहुत बड़े अमाउंट का था जो आपको राइट ऑफ करना पड़ गया। अब बहुत बड़े अमाउंट का तो देखो रेयरली होता है बिजनेस में, ठीक है, कि आपको बैड डेट हो गया, ये तो वैसी रेयर एक्टिविटी है, जरूरी थोड़ी है हर बार डेटर पैसे लेके भाग जाएगा। और कोई बहुत ज्यादा अनयूजुअली हाई लेवल ऑफ बैड डेट आपने राइट ऑफ करा। उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, बेसिकली बिजनेस को आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हो। रीऑर्गेनाइज करने का मतलब हो गया, जैसे मान लो आपकी कंपनी की एक फैक्ट्री थी, वो गुड़गांव में लोकेटेड थी, अब आपने क्या करा, गुड़गांव से उसको नोएडा शिफ्ट कर दिया। तो गुड़गांव से नोएडा शिफ्ट जब आप उस फैक्ट्री को करोगे तो आपके खर्चे काफी सारे हो जाएंगे। तो वो खर्चे देखो, आप रोज रोज तो फैक्ट्री शिफ्ट करोगे नहीं ना, वो खर्चे तो रोज रोज होंगे नहीं ना। तो वो जो खर्चे हैं जो आपने फैक्ट्री शिफ्ट करने में लगा दिया, दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, या फिर आपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया अपनी कंपनी से। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस को एक रीऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसमें जो खर्चे आए वो आपके हो गए रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट इज लिटिगेशन सेटलमेंट्स। देखो, लिटिगेशन सेटलमेंट्स क्या होती हैं, आपके मान लो कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा था, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया किसी से, आपको पैसा देना पड़ गया। ठीक है, आपको पैसा देना पड़ गया, वैसा तो है नहीं, कोर्ट कचहरी के केस कोई 10-12 तो चल नहीं रहे, कोई इक्का दुक्का केस होगा, और वो भी पता नहीं कितने कितने सालों में फैसला आता है, एक्सेप्शनली है बेसिकली। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपको वो पैसा देना पड़ गया, तो नुकसान हो गया, आप माइनस कर दोगे। पर ये भी तो हो सकता है आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस हो, आपके हित में फैसला आ गया, ठीक है, आपके अगेंस्ट नहीं गया फैसला, आपके फेवर में फैसला आया, आपको पैसा मिलना था, तो आपकी इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट इज रिवर्सल ऑफ प्रोविजंस। कोई आपने प्रोविजन बना रखे थे, आपने सोचा अरे अब ये प्रोविजन मेरे काम का तो है नहीं, मैंने तो इसमें बहुत बड़ा अमाउंट डाल रखा था, पर अब ये प्रोविजन मेरे काम आएगा नहीं, नो लॉन्गर मतलब नीडेड, तो आपने क्या करा, उस प्रोविजन को राइट ऑफ करा। जब उस प्रोविजन को राइट ऑफ करोगे तो वो भी क्या हो गई, आपकी एक्सेप्शनल आइटम। क्लियर, तो ये तो थी कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स। आगे बढ़ते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की तरफ। देखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती है हमारी, हमने बोला जैसे एग्जांपल, कंडेमनिंग अ प्रॉपर्टी बाय अ डोमेस्टिक गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक फैक्ट्री थी, वहां से मेट्रो की लाइन जानी थी, आपकी फैक्ट्री अड़ रही थी बीच में, गवर्नमेंट ने बोला ये लो पकड़ो पैसे कॉम्पनसेशन के, और ये जमीन हमारे हवाले करो, हम यहाँ से मेट्रो निकालेंगे, हम आपको ये फैक्ट्री अब चलाने नहीं दे सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लिया, आपको कॉम्पनसेशन दे दिया। अब आपकी फैक्ट्री तो नॉर्मली चल रही थी ना, कोई दिक्कत नहीं थी, पर गवर्नमेंट ऐसे हथिया लेगी आपकी प्रॉपर्टी, आपको क्या पता था। तो दिस इज कंडेम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, कोई भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से आपका नुकसान हो गया या फायदा भी हो गया, जैसे आपका लॉस बाय फायर हो गया, ठीक है, आपके गोदाम में फ्लड आ गई, ठीक है, जहां पे आपका गोडाउन था वहां पे फ्लड आ गई, आपका स्टॉक बह गया, तो ये बेसिकली हमारी एक्ट ऑफ गॉड या फिर नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से।
उसके बाद आपका कोई गुड्स और सर्विसेज थे, गवर्नमेंट ने बोला कि अब ये गुड्स इलीगल हो गए हैं बेचने में, प्रोहिबिशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय अ न्यू लॉ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शराब बेचते थे, ठीक है, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट, आप आराम से शराब बेचते थे, दिल्ली में आराम से शराब बेचते थे, गवर्नमेंट ने रातों रात डिक्लेयर कर दिया कि अब ये जो शराब है ना, ये दिल्ली में कल से बिकना बंद हो जाएगी सुबह से। तो आपके जो गुड्स थे, आपके जो गुड्स शराब थी, वो इलीगल हो गई अब। तो अब वो लॉ ने क्या करा, उसको प्रोहिबिट कर दिया, अब आप उसको नहीं बेच सकते। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। उसके बाद सिग्निफिकेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे थे, गवर्नमेंट ने अपनी कोई पॉलिसी में चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो जिस पोर्ट पे से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, वहां आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ये मैंडेटरी कर दिया गवर्नमेंट ने, अब आपको जरूर देना ही पड़ेगा, उसके बिना आप अपना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते सामान। तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज बदल दी बेसिकली। तो ये सब थी एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स। देखो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स में कहीं पे भी आपका हाथ नहीं था, कहीं पे भी सारा किसी और रीजंस की वजह से हो रहा था, जबकि एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर आपका हाथ था। आप ही अपनी अपनी इन्वेंट्री को राइट डाउन कर रहे थे, बैड डेट्स राइट ऑफ करे, रीस्ट्रक्चर आपने करा, लिटिगेशन का सेटलमेंट आपने करा, रिवर्सल प्रोविजन आपने करा। तो आई होप आपको ये एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद टैक्स एक्सपेंस की तरफ देखो, जब आप प्रॉफिट में से जो आपका रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस से प्रॉफिट निकलता है, उसके बाद आप उसमें से एक्सेप्शनल आइटम्स माइनस कर देते हो और एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स माइनस कर देते हो, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रह जाता है। अब क्या करोगे, अब ये वो प्रॉफिट रह गया जो आपको, जिस पे आपको टैक्स पे करना है बेसिकली, ठीक है। तो जो टैक्स आप इस साल पे करने वाले हो ना, वो होता है आपका करंट टैक्स, द अमाउंट ऑफ टैक्सेस पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, ठीक है। ये वो टैक्स है जो एंटिटी को पे करना है। उसके बाद देखते हैं डेफर टैक्स क्या होता है। देखो डेफर टैक्स ना हमारा क्या होता है, ड्यू टू ये टैक्स हमारा, हमने कुछ डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ा था बैलेंस शीट के अंदर, ये वही है डेफर टैक्स। ये हो सकता है कुछ टैक्स ऐसा हो जो हमारी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस आने की वजह से हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंसेस आज हैं, ये कल बढ़ भी सकते हैं और ये कम भी हो सकते हैं। बेसिकली हम इन डिफरेंसेस को बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस, ठीक है। जो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आपकी टैक्स की लाइबिलिटी या असेट अराइज हो जाता है, वो होता है हमारा डेफर टैक्स, ठीक है। इसका जो अमाउंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखो डेफर टैक्स की डेफिनेशन ये है, बट इसको अपना ज्यादा अच्छे से समझ लोगे एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो हम एक बार इसका वो ये इसको पढ़ लेते हैं एक बार डेफर टैक्स को, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल की तरफ प्रोसीड करते हैं। एक तो हमने बोला टाइमिंग डिफरेंसेस, अब टाइमिंग डिफरेंस समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है, कि किस वजह से टाइमिंग डिफरेंस होती है, और टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ही हमारा डेफर टैक्स अराइज होता है। उसके बाद ये बोल रहा है टाइमिंग डिफरेंस आर द डिफरेंसेस बिटवीन टैक्सेबल इनकम एंड अकाउंटिंग इनकम। देखो हमने डेफर टैक्स शुरू से यही पढ़ते आए हैं, डेफर टैक्स अराइज ही इस वजह से होता है जब आपकी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस को ही आप क्या बोल रहे हो, टाइमिंग डिफरेंस आप बोल रहे हो, ठीक है। फॉर वन पीरियड दैट ओरिजिनेट इन वन पीरियड एंड आर केपेबल ऑफ रिवर्सल इन वन और मोर सब्सिक्वेंट पीरियड। आज आपका डिफरेंस आया, टाइमिंग डिफरेंस आ गया, बट कल को वो टाइमिंग जो डिफरेंस है ना वो रिवर्स हो जाएगा, वो केपेबल ऑफ रिवर्सल है। देखो दो तरह के डिफरेंसेस होते हैं, टाइमिंग डिफरेंसेस एंड परमानेंट डिफरेंसेस। अगर टाइमिंग डिफरेंसेस हैं तो वो रिवर्स हो जाते हैं, अगर परमानेंट डिफरेंस हैं तो वो रिवर्स कभी नहीं होते, वो एज इट इज रहते हैं। उसकी वजह से आपकी कोई लाइबिलिटी या डेफर टैक्स असेट अराइज नहीं होता। ये डेफर टैक्स अराइज किस वजह से होता है, ड्यू टू रिवर्सल की वजह से ही होता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम बेटर अंडरस्टैंड कर लेंगे। अमाउंट ऑफ सच टैक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमने देख लिया कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं इसके बेसिकली हम एग्जाम्पल की तरफ। देखो टाइमिंग डिफरेंस अब पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीनरी आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए परचेज करी, एक बिजनेस के लिए, तो टैक्स वाला बंदा तो बोलता है कि ठीक है सर, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नेशन के लिए अच्छा है, आप रिसर्च कर रहे हो, तो आप क्या करो, आपने अगर 1 लाख रुपए की आज मशीनरी खरीदी है ना, आप हमसे आज ही सारा डिडक्शन ले लो। पर आप ठहरे पक्के अकाउंटेंट, पक्के बिजनेसमैन, आपने बोला कि ठीक है तुम तो 1 लाख रुपए का डिडक्शन दे रहे हो, पर मैं तो अपनी बुक्स में उसको डेप्रिसिएशन की तरह ही चार्ज करूंगा। आपने क्या करा, 20% के हिसाब से आपने बोला मैं अपनी बुक्स में हर साल इसके 20-20 हजार रुपए चार्ज करके 5 साल में इसको खत्म करूंगा। तो अब क्या हुआ, टैक्स वाले ने बोला देखो अमाउंट दोनों का सेम, आपको टैक्स वाला भी 1 लाख की डिडक्शन दे रहा है, आपको डेप्रिसिएशन के थ्रू भी 1 लाख की डिडक्शन मिल रही है, बट टाइम का फर्क आ गया।
टैक्स वाला आज ही दे रहा है, बट आप जब अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आप उसको कितने सालों में, 5 सालों में जाके चार्ज करोगे। ठीक है, अब देखो ये यही बोल रहा है, दिस इज द टाइमिंग डिफरेंस। मशीनरी परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन इन द फर्स्ट ईयर फॉर टैक्स पर्पज। जिस साल आपने खरीदी उसी साल टैक्स के लिए आप पूरा ले लो, बेनिफिट ले लो उसका। ठीक है, बट आपने बोला द सेम वुड बी चार्ज्ड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज डेप्रिसिएशन ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। बट आप क्या करोगे, वो जो 1 लाख रुपए की मशीन थी ना, उसको एज डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। अब क्या हुआ, अब जो टोटल डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे वो वही हो जाएगा, द अमाउंट अलाउड दैट डिडक्शन, द टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज and the amount allowed as deduction will ultimately be the same, but the periods over which depreciation is charged and the deduction is allowed will differ. Clear? तो ये हो गया टाइमिंग डिफरेंस। अभी इसका अच्छे से एक प्रैक्टिकल मैंने एग्जांपल बनाया, उससे समझोगे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी। उसके बाद फॉर एग्जांपल टैक्स वाले कहते हैं आप डेप्रिसिएशन तो अलाउ कर रहे हो, पर डेप्रिसिएशन आप करो रिटर्न डाउन वैल्यू के बेसिस पे। आप कहते हो नहीं हम तो स्ट्रेट लाइन मेथड पे चार्ज करेंगे, दोनों में फर्क आ जाएगा अमाउंट में। तो उसकी ये भी क्या हो गया, टाइमिंग डिफरेंस हो गया। बेसिकली इन चीजों की वजह से ना आपकी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम पे फर्क आ जाएगा। टैक्सेबल इनकम आपकी वो इनकम होती है जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। आपकी अगर दोनों इक्वल है, वेल एंड गुड, अकाउंटिंग इनकम कैन बी इक्वल टू द टैक्सेबल इनकम एंड दे बोथ कैन बी द डिफरेंट। बट जो टैक्सेबल इनकम होती है आपको टैक्स उसी के ऊपर ही पे करना होता है। एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिकल जो बनाया। देखो, गवर्नमेंट कहती है आप फुल डेप्रिसिएशन लो, जैसे ऑन अ एसेट फॉर ₹1 लाख इन ईयर 1, बट कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹5,000 ईच ईयर। ठीक है, टैक्स रेट था 10%। गवर्नमेंट कहती है 10,000 की रिडक्शन एक बार में ले लो, पर आप कहते हो कि हम 5,000 रुपए की वो लेंगे, 5,000 रुपए के हिसाब से 2 सालों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो ईयर 1 में क्या होगा, अकाउंट्स बेसिकली आपकी बुक्स और टैक्स हो गया जो टैक्स वाले के हिसाब से हो गया। 2 लाख रुपए का प्रॉफिट था दोनों, हम ये मान के, मैंने इस क्वेश्चन में माना कि आपका 2 लाख रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है हर साल में। अब देखो क्या हुआ, प्रॉफिट 2 लाख रुपए था, 2 लाख अकाउंट्स में। आपने बोला कि हम 5-5 हजार रुपए चार्ज करेंगे, इस साल 5,000 चार्ज कर लो, और टैक्स वाला बोलता है नहीं 10,000 चार्ज करो। तो आपका नेट प्रॉफिट जो आ गया एज पर अकाउंट्स इज 1,95,000। 2 लाख माइनस 5,000, 1,95,000। पर आपका टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आया 1,90,000। तो अब जो आप टैक्स दोगे ना वो ये दोगे 19,000। 10% टैक्स था 19,000, पर आपका बनता कितना था, 19,500 बनता था। तो आपने 500 रुपए कम दिया। 500 रुपए जो अभी कम दिया वो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। पे तो देखो करना पड़ेगा, पर फ्यूचर में करोगे, तो लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो अब अगला साल आ गया, ईयर 2 आ गया, अकाउंट्स में क्या था, 2 लाख का प्रॉफिट, आपको 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा क्योंकि आप 2 बारी में चार्ज कर रहे थे। पर क्या टैक्स वाले इस साल डिडक्शन देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको 10,000 रुपए दे दिया। ठीक है, तो आपका इस साल अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट बनता था 1,95,000, पर टैक्स के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 2 लाख, क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आप पिछले साल ले चुके हो। तो आपका बनना चाहिए था 19,500, बट इस साल पे कितना करना पड़ेगा, 20,000 रुपए पे करना पड़ेगा। तो ये 500 रुपए जो यहाँ डिफरेंस आया बेसिकली वो कहाँ शिफ्ट हो गया, वो यहाँ आपको पे करना पड़ गया अगले साल। तो बेसिकली आपको 19,000 तो आपका बन गया इस साल में करंट टैक्स, जो आप इस साल पे करने वाले हो, ईयर 1 की बात करूं तो। और 500 रुपए जो था ना वो बन गया आपका डेफर टैक्स, और ये लाइबिलिटी अराइज हो गई। क्यों, क्योंकि आपको अगले साल पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ₹500 पेड लेस इन ईयर 1 इज टू बी पेड नेक्स्ट ईयर। जो आपने 500 रुपए इस साल कम पे करे वो आपको अगले साल पे करने पड़ेंगे। तो ये जो 500 रुपए हो गए ना, ये आपकी एक तरह से लाइबिलिटी बन गई, डेफर टैक्स बन गया। तो आप जब टैक्स एक्सपेंस माइनस करोगे, करंट टैक्स लोगे 19,000, डेफर टैक्स लोगे 500 रुपए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 2 आते हैं। ये तो था लाइबिलिटी का केस, अब देखते हैं एक असेट का केस। गवर्नमेंट ने बोला कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। अच्छा सॉरी, ये मुझसे ना गलती से शायद दोनों में नहीं सही है। गवर्नमेंट ने बोला आपको हम 2 सालों में इक्वल डेप्रिसिएशन देंगे, 5,000 5,000। पर आपने बोला नहीं, हम तो अकाउंटेंट हैं, हम सीधा 10,000 की डिडक्शन डाल के एक बार ही खत्म करते हैं, इसको दिखाना तो है ही, एक साल में दिखा के खत्म करते हैं। तो अब अकाउंट्स के अंदर क्या हुआ, आपने 10,000 रुपए सीधा डिडक्शन ले ली, और गवर्नमेंट ने पर कितने दिए, 500 रुपए। तो आपका नेट प्रॉफिट आया 1,90,000 और टैक्सेबल प्रॉफिट आया 1,95,000। दिस इज योर टैक्सेबल इनकम, इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। तो आपका बनता तो 19,000 देना था, पर दिया आपने कितना, 19,500।
500 रुपए का एडवांस टैक्स पे करके बैठ गए, आपको 19,500 देना पड़ गया, तो 500 रुपए जो था वो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ गया। जब एडवांस टैक्स पे करना पड़ गया तो आपका बेनिफिट हो गया एक तरह से। अब अगले साल हमें इसको फायदे में मिल जाएगा क्योंकि हम 500 रुपए ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे कर चुके हैं। अब ईयर 2 में क्या हुआ, आपने तो डिडक्शन 0 रुपीज की ली क्योंकि आपने तो पूरी 10,000 रुपए ले ली थी, पर गवर्नमेंट ने क्या बोला, 5,000 हम तो और देंगे, अभी तुम्हारी बाकी है। तो आपका प्रॉफिट इस साल क्या आया, 2 लाख रुपए, पर आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना हो गया, 1,90,000 ही रह गया, क्योंकि हम तो 5-5 हजार रुपए चार्ज कर रहे थे। तो आपको पे करना चाहिए था हिसाब से 20,000 रुपए इस साल, अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग आपको 20,000 पे करना चाहिए था, पर गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सर रहने दो, एक काम करो, हमको सॉरी यहाँ पे 1,95,000 आएगा, यहाँ पे मेरे से गलती से यहाँ पे एरर हो गई है, यहाँ पे ये 1,95,000 आएगा, ठीक है, एंड दिस बिकम्स 19,500 रुपीज, ठीक है, 19,500 पे करो। तो अब आपको देखा जाए जो आपने 500 रुपए पिछले साल एक्स्ट्रा पे कर दिए थे उसका फायदा हो गया यहाँ पे आपको। अब आपको कितना पे करना पड़ रहा है, 19,500 पे करना पड़ रहा है, तो वो 500 रुपए का फायदा यहाँ हो गया। तो ये जो 500 रुपए आपने पिछले साल एक्स्ट्रा पे कर दिए थे ये अभी भी डेफर टैक्स है, डेफर टैक्स है आपको, बट नेक्स्ट ईयर फायदा मिलेगा तो ये असेट हो गई। तो सेम ये क्या होगा, ये आपका डिडक्ट हो जाएगा करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये था केस 1 एंड केस 2 जिसमें हमने डेफर टैक्स लाइबिलिटी पढ़ी एंड डेफर टैक्स असेट पढ़ा। तो इसके साथ हमारा टैक्स एक्सपेंस खत्म होता है, ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंसेस ये आते हैं हमारे। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा अच्छे से, अदरवाइज एक बार और रिपीट करके देखिएगा वीडियो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट था इसके लिए। उसके बाद पढ़ते हैं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस बेसिकली वो है जिसमें आपने अपने बिजनेस को या तो सेल कर दिया है या सेल नहीं करा किसी को। डिसइन्वेस्ट का मतलब हो गया आपने किसी को वो बिजनेस अपना सेल कर दिया, ठीक है, आपने अपना हिस्सा उसमें से निकाल लिया और किसी को उसको बेच दिया। शट डाउन का मतलब आपने बेचा नहीं, सिर्फ बिजनेस को बंद कर दिया, ठीक है। तो इसको हमको सेपरेटली शो करना होता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। हमने देखा भी था फॉर्मेट के अंदर कि हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस को अलग से हम शो करते हैं, तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन है नहीं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एक छोटा सा पॉइंट था अर्निंग पर शेयर का। अर्निंग पर शेयर देखो क्या होती है ना, शॉर्ट में समझते हैं। अर्निंग पर शेयर होती है कि जब आपका प्रॉफिट है, जब आप उसको उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड्स दे दोगे ना, क्योंकि प्रेफरेंस वालों का पहला राइट होता है डिविडेंड के ऊपर, जब आप उनमें से प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दोगे उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो एक शेयर होल्डर को कितना मिलेगा। तो बेसिकली हम अर्निंग पर शेयर निकालते कैसे हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से हम माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड, उसके बाद उसको डिवाइड कर देते हैं हमारे शेयर से, नंबर ऑफ शेयर से। एंड ऑफ पीरियड कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग का मतलब है ईयर एंड पे आपके पास जितने शेयर्स थे ना, जितने आपके पास शेयर्स आपने इशू करे हुए थे, बेसिकली जितने शेयर आपकी बुक्स में शो हो रहे थे उसको शेयर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो आपका ईपीएस निकल जाता है। इसको हम अपनी प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं। ये इंडिकेटर होता है कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी का, क्योंकि देखो शेयर होल्डर को जितना ज्यादा इनकम मिलेगी उतना ज्यादा एक तो आपकी कंपनी से लोग अट्रैक्ट होंगे, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे पैसा, ठीक है, और आपकी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा इससे। क्यों, जब आप दिखाओगे कि हमारी कंपनी में एक शेयर के ऊपर हम इतना पैसा देते हैं तो शेयर होल्डर क्या होगा, आपकी कंपनी का शेयर खरीदना चाहेगा कि यार मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ और मुझे उसके बदले इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो वो बेसिकली क्या होगा, वो एनकरेज होगा आपकी कंपनी के में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस ईपीएस क्या शो करता है, इंडिकेटर ऑफ कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी बताता है हमें। और हायर ईपीएस क्या इंडिकेट करता है, मोर वैल्यू, बिकॉज इन्वेस्टर विल पे मोर फॉर अ कंपनी विद हायर प्रॉफिट, जिसके प्रॉफिट ज्यादा होंगे शेयर होल्डर ऑब्वियसली कोई बंदा अट्रैक्ट होगा ना उस कंपनी की तरफ, ठीक है। इसके अंदर हमें दो शेयर्स दो अर्निंग पर शेयर दो तरह की होती है वो पढ़नी है बेसिकली। हम शेयर के बारे में पढ़ना था, बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। देखो है दोनों अर्निंग पर शेयर ही, पर दो थोड़ा सा ना वो जो हमने नंबर ऑफ शेयर जिससे डिवाइड करा था सिर्फ उसका फर्क है। बेसिक अर्निंग पर शेयर वही है, नेट प्रॉफिट्स में से प्रेफरेंस का डिविडेंड पहले माइनस कर दो, उसके बाद उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, ठीक है, जो भी तुम्हारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है दैट इज बेसिक ईपीएस। अब डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है, देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपने उसमें कुछ मिलावट कर दी है। आपने मिलावट किसकी कर दी, मिलावट उन लोगों की कर दी इन इक्विटी शेयर्स के अंदर, उन लोगों की मिलावट कर दी है जो आज तो कोई और सिक्योरिटी है पर फ्यूचर में कन्वर्ट होने वाली है इक्विटी शेयर्स के अंदर। जैसे हमने कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े थे कि आज वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं बट कुछ टाइम के बाद वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं।
शेयर वारंट्स पढ़े थे, वो भी शेयर वारंट्स ऐसा सर्टिफिकेट होता है कि उसके ऊपर हम बोलते हैं कि आज से जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल बाद आपको इस शेयर वारंट के बदले इक्विटी शेयर्स दे दिए जाएंगे। ऐसे हमारे पास कुछ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी होते हैं। तो हम ये मानते हैं डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर के अंदर बेसिकली कि अगर ये सारे कन्वर्टेबल जो सिक्योरिटीज हैं अगर ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो भी जाएं तो भी हमारी कंपनी के एक शेयर पे आपको कितना पैसा मिल जाएगा रिटर्न में, कितनी एक शेयर पे अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, अर्निंग पर शेयर इफ ऑल द कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज वर कन्वर्टेड। और ये बेसिकली देखो बेसिक ईपीएस से ये हमेशा कम होगा क्योंकि बेसिक ईपीएस में जो नंबर डिनोमिनेटर था ना वो कम होगा और डाइल्यूटेड के अंदर वो डिनोमिनेटर ज्यादा होगा क्योंकि आप कन्वर्टेबल भी आप वो ले रहे हो सारी सिक्योरिटीज को। और ये कंजर्वेटिव मेजर है, मेजर करने का बेसिकली कंजर्वेटिव मेट्रिक है क्योंकि ये वर्स्ट केस सिनेरियो है कि अगर सारी चीजें अगर आप इंक्लूड भी कर लो ना तो भी आपको इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा एक शेयर के ऊपर। तो इसलिए जब भी इन्वेस्टर देखता है ना वो बेसिक से ज्यादा डाइल्यूटेड को देखता है क्योंकि उसको ये होगा कि अगर कल को और लोग जनता भी खड़ी हो जाए ना लाओ हमारे को भी हक दो, हम भी हकदार है इसके, तो भी आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दिस इज योर डाइल्यूटेड ईपीएस। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। जैसे कंपनी को प्रॉफिट होता है 100 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में। अब क्या हुआ, इक्विटी शेयर्स कंपनी के एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी के पास 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स थे, कुछ 10% प्रेफरेंस शेयर्स भी थे 50,000 शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे 30,000 रुपए के और कुछ शेयर वारंट्स थे 50,000 रुपए के। अब देखो बेसिक ईपीएस कैसे निकालोगे, 100 करोड़ का प्रॉफिट उसमें से प्रेफरेंस का डिविडेंड माइनस करोगे, 100 करोड़ में से 10% जो हक हिस्सा था वो किसका था, प्रेफरेंस शेयर्स वालों का था, तो 100 करोड़ में से 10 करोड़ माइनस करो, 90 करोड़ डिवाइड होगा इन 1 लाख इक्विटी शेयर्स के अंदर ओनली, क्योंकि हम बेसिक ईपीएस निकाल रहे हैं। बेसिक ईपीएस के अंदर क्या आता है, ओनली द हमारे जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, हमारी कोई और सिक्योरिटीज नहीं आती है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स आती हैं। तो एक शेयर पे कितनी अर्निंग हो गई, 9,000 रुपए, 9,000 रुपीज पर शेयर एक शेयर की अर्निंग हो गई। अब डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालोगे, वही 100 करोड़ का प्रॉफिट था, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दो पहले वही 10 करोड़ रुपए का, 90 करोड़ आपके प्रॉफिट बच गया। उसमें अब आपके पास देखो कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, कुछ कन्वर्टेबल डिवेंचर्स थे, कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब ये डिवेंचर्स थोड़े टाइम बाद शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, कुछ शेयर वारंट्स थे। तो मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी की कुछ ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जो आफ्टर अ टाइम शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। देखो मैंने ये अमाउंट नहीं लिया क्योंकि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे, अगर ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते तो मुझे यहाँ इसको कंसिडर करना पड़ता। तो मैंने ये 3 ही चीजें ली हैं। तो 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स प्लस 30,000 डिवेंचर्स आ गए प्लस 50,000 शेयर वारंट्स आ गए, तो मेरे पास 1,80,000 चीजें हो गई सिक्योरिटीज। तो मेरी अर्निंग कितनी रह गई, 5,000 पर शेयर। मैंने बताया था डाइल्यूटेड ईपीएस का जो अमाउंट होता है वो बेसिक ईपीएस से हमेशा कम रहेगा क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर चीजें ज्यादा इंक्लूड हो जाती हैं एज कंपेयर टू ये। तो ये था हमारा बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। तो हमने आज इस वीडियो में कवर करा बेसिकली एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिनको हमने बोला है हमारी जिंदगी के हादसे होते हैं। टैक्स एक्सपेंस के बारे में करा, करंट टैक्स एंड डेफर टैक्स। करंट टैक्स हो गया जो हम पे कर रहे हैं इस साल, और डेफर टैक्स जो ड्यू टू द टाइम हमारे पास अराइज हो जाते हैं, लाइबिलिटी भी हो सकती है हमारा, असेट भी हो सकता है। उसके बाद हमने इसमें अर्निंग पर शेयर को कवर करा। अर्निंग पर शेयर क्या होती है कि ईच शेयर के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट में उनको हिस्सा देने वाली है, दैट इज अर्निंग पर शेयर। नाम ही बता रहा है पर शेयर की कितनी अर्निंग होगी। उसको निकालते कैसे हैं, नेट प्रॉफिट में से पहले प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड माइनस कर दो, फिर उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज से। अगर बेसिक है तो ओनली इक्विटी शेयर्स, अगर डाइल्यूटेड है तो इक्विटी शेयर्स प्लस कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो यहां से हमारा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कवर हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आ जाएगा, आप उसको रीड कर सकते हो, जिसमें हमने रेवेन्यू पार्ट कवर कर लिया, एक्सपेंसेस पार्ट कवर कर लिया, एंड हमने सारा जो एक्स्ट्रा दुनिया भर की चीजें उसमें बची थी हमने वो भी कवर कर ली हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, समझ आई होगी, अच्छे से टर्म्स क्लियर हुई होंगी दिमाग में। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट का फॉर्मेट, जिसके अंदर हम रेवेन्यूज अपनी इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। एक्सपेंसेस हम सारा कवर कर चुके थे अपनी लास्ट वीडियो में, इनका लिंक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। हम एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एंड टैक्स, करंट टैक्स, डेफर टैक्स, ये हम सब समझ चुके हैं आज।
डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, देखिए ये सब करने के बाद ना जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स को जब हम कर लेते हैं डील, तो ये हमारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आता है, जो बिजनेस हमारे चल रहे हैं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के लिए हम अलग निकालते हैं, उसका टैक्स अलग कैलकुलेट करते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अलग कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं ना, इन दोनों को फिगर्स को, तो हमारा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आ जाता है, करंट पीरियड हमारा इस साल का या फिर पिछले साल का, तो हम इसमें कंपैरेटिव तो दिखाते ही हैं, तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। जब ये प्रॉफिट आ जाता है तो इसी से हम शेयर्स को डिवाइड करते हैं, इन्हीं वैल्यूज से हमने शेयर्स को डिवाइड करा और उसी से हम बेसिक और ईपीएस, बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं। तो ये था पूरा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, जो कि हम फुल्ली कवर कर चुके हैं, एक एक चीज हम डिटेल में कर चुके हैं, अपनी 3 वीडियोस में फाइनली कवर कर चुके हैं। आप तीनों वीडियोस जरूर देखिएगा, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, एक एक आइटम डिटेल में अच्छे से कवर हो जाएगी। वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर दें, गिव इट अ थम्स अप। उसके बाद इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करें, और उसके बाद ये बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इसको ऑल पे प्रेस करें जरूर, ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। सो आज के लिए इतना ही था। डू वेल, स्टडी वेल, वर्क हार्ड, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।